हेलो एवरीवन, अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है जैसे कि 2023 का, ठीक है। तो 23 से स्टार्ट जो है भूगोल का पेपर जो है 23 से स्टार्ट है एमए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो उनके लिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि 70 से 80% आपका इस वीडियो को देखने के बाद कवर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे हो सकते हैं कि जो बैकग्राउंड में काफ़ी जो है आवाज़ें आ सकती हैं, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ा सा आज वीडियो जो है वो मैं दिन में ही शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपका एग्ज़ाम भी है, वो भी तो आया है, उसको भी देखना है। तो चलिए हम बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी आपका पेपर है मैं आपको जब तक पेपर हो नहीं जाता तब तक मैं आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देती रहूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए, हमने 2023 का पेपर लिया हुआ है जिमोफोलॉजी का, यानी कि भू आकृति विज्ञान का, ठीक है। इसमें समय की बात करें तो 3 घंटे है, और मार्क्स की बात करें तो 3500, ठीक है। सॉरी, 35 नहीं, 75 है, यहाँ 75 है, 75 लिखा है, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, चलिए अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा शॉर्ट यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो तो सभी करना अनिवार्य होता है, और कुल मिला के 10 प्रश्न है। मतलब कौन, केवल और केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न है, और उसमें आपका जो है लॉन्ग में आपको 3 करने, यानी 13 प्रश्न है कुछ, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि काफ़ी मायने रहता है कि इसको करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो देखेंगे हम इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि कौन कौन से प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। और सबसे बढ़ के ये है कि मैं केवल प्रश्न ही नहीं बताऊंगी, बल्कि उसका आंसर भी बताऊंगी। तो वीडियो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है और अच्छे से आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि पूरे 10 क्वेश्चन है और हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न है कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि भू मतलब पृथ्वी है ना, आकृति जो भी हमारी पृथ्वी आकृति है वो मतलब विज्ञान, स्थल, भू का मतलब पृथ्वी और स्थल ही तो है, तो स्थल रूपों का जो विज्ञान है उसको व्याख्या करना है, ठीक है। तो इस चलिए हम इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की धरातल पर, थोड़ा सा हम तेज़ बोलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, और आपको भी देखने में बोरियत फील होगी, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा स्पीडली बोलेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और भी वीडियो बनाने हैं। तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के जो धरातल पर मिलने वाले स्थल रूपों का अध्ययन होता है। सीधी सीधी में बात है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो भी स्थल रूपों का जो है अध्ययन किया जाता है। इसकी प्राकृत में 3 श्रेणी के उचावच। अच्छा, अभी इसमें भी देखिए, स्थल तो सबका एक में थोड़ी किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो उसमें 3 जो है श्रेणी है जो कि ऊंचावचों से है। प्रथम ऊंचावचों में देखिए, प्रथम श्रेणी के अगर ऊंचावच को लिया जाएगा तो इसमें जो पृथ्वी के सबसे बड़े ऊंचावच, बड़े बड़े जो पर्वतें होंगी है ना, इसमें सबसे बड़े ऊंचावच, महाद्वीप, समुद्री बेसिन, ये सभी जो है आपका इसका अध्ययन किया जाए। यानी कि प्रथम में जो बड़े बड़े ऊंचावच है पर्वत, ठीक है, इस तरीके का, तो उसमें आपका प्रथम श्रेणी में ऊंचावच होगा, ठीक है। दूसरा, द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में जो है द्वितीय श्रेणी के ऊंचावचों में पर्वत, मैदान एवं पठार इत्यादि, ये सभी का, ठीक है। प्रथम श्रेणी में आपका क्या आता है, समुद्र क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। महाद्वीप क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें प्रथम श्रेणी में ये हो जाएगा, और द्वितीय श्रेणी में आपका ये पर्वत जो हमने बताया वो द्वितीय श्रेणी में आएगा, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में क्या होगा, पर्वत, मैदान एवं पठार, ये सभी आएंगी किसमें, द्वितीय में। अच्छा, तृतीय पर्वत जो है उसके बाद, यानी कि इन सब के बावजूद जो बचेगा वो तृतीय में हो जाएगा, ऐसे ही पता चल रहा है। चलिए जान भी लेते हैं कि तृतीय श्रेणी के ऊंचावचों में अपरदित है ना, अवशिष्ट और जमाव से जो निर्मित आकृतियां बनती हैं। तो ऐसे समझ में आ रही है, जो आकृतियाँ इस सब से बनेंगी तो छोटा ही होगी, और पर्वत पठार से तो बड़ा तो होंगी नहीं। तो आपका पहला क्या रहेगा, अब जो प्रथम श्रेणी में आपका बड़े बड़े श्रेणी होगा, है ना, जैसे कि महाद्वीप हो गया, समुद्री हो गया, है ना, इन सब का। द्वितीय में क्या होगा आपका, मैदान, पर्वत, पठारी, ठीक है। और तृतीय में जो बाकी सब जो आ जाएगा अपरदित, अवशिष्ट पदार्थों से जो भी, तो वो जो आकृति बनेगी वो आपकी तृतीय में आ जाएगी, ठीक है। और जैसे कि गुफाएं हो गया, कंदराएं हो गया, चोटी, ये सभी डेल्टा क्या है, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये तृतीय श्रेणी में आएगा। तो ये पहला प्रश्न आपको कंफर्म हो गया, ठीक है, समझ में आया, कंफर्म हो गया। दूसरा प्रश्न है, एक रूपतावाद की संकल्पना की समीक्षा कीजिए, ठीक है। एक रूपतावाद, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा गया है, ठीक है। एक रूपतावाद से भी पता चल रहा है कि जो एक रूपतावाद है मतलब एक जैसे विचार होंगे, है ना। तो ये अवधारणा जो है अपर्दन चक्र पर आधारित है। सबसे पहले स्कॉटिश भूगोलवेत्ता स्कॉटलैंड के जो कि जेम्स हटन है, इन्होंने 1785 में भूवैज्ञानिक क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया, ठीक है। चक्रीय पद्धति, है ना, कोई चीज़ चक्रीय होता है, कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आता, नहीं बोलता कि चक्कर में फंस गए हैं, तो वो चक्रीय पद्धति मतलब मुश्किल सा होता है। तो उसका अवलोकन किया, और उनका न तो आदि का जो है ना तो आदि का कोई लक्षण है और ना ही अंत का कोई भविष्य, ठीक है। मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं है, कब तक हो, कब तक चलेगा, है ना, कब तक चलते आ रहा है। तो इन सब के आधार पे एक रूपता का ये जो है जेम्स हटन ने इसका प्रतिपादन किया, ठीक है। अनंत पृथ्वी के इतिहास की जो चक्रीय प्रकृति की संकल्पना में
परिणत हो गया और इसी आधार पर इन्होंने एकरूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम इसको थोड़ा-सा अच्छे से आपको कहानी जैसे बताते हैं, जिससे कि आपको याद रह सके। देखिए, जो ये कथन है ना कि न तो आदि का पता है, न तो अंत का भविष्य। जो पृथ्वी की जो आदिकाल मतलब बहुत पहले से जो भी भूगर्भ पृथ्वी के अंदर जो भी परिवर्तन हुए हैं और वो आज भी हो रहे हैं, और पहले भी मतलब प्राचीन काल में भी जो भूगर्भिक परिवर्तन न तो आकस्मिक थे, मतलब अचानक से थोड़ी नहीं हुआ, वो धीरे-धीरे वो होता रहा है और प्रलयवादी है। और आधुनिक काल में मतलब अब के समय अगर बात किया जाए तो अभी भी क्या है कि भूगर्भिक परिवर्तन हो रहे हैं ना, अंदर पृथ्वी के अंदर मतलब जो भी परिवर्तन है वो हो रहे हैं। ये हमेशा जो है समरूप मतलब समान रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, और यही जो विचार जो था ये हट्टन का था। और इसी विचार को, ठीक है, कि मतलब जो पहले जो परिवर्तन हुआ करती थी वो आज भी हो रही है, तो यही विचारधारा जो है एक रूपतावाद का विचारधारा है, ठीक है। अच्छा, जब हट्टन जब इस बात को बताकर और उनकी जो मृत्यु हो गई 1802 में, तो उनके बाद एक उनके मित्र जो है जिनका नाम था जॉन फ्लेवियर, जो कि हट्टन के भू सिद्धांतों का उदाहरण नामक पुस्तक, अब ये जो हट्टन ने बताया इस विचार को, तो उन्होंने क्या किया, इनके जो मित्र थे जॉन फ्लेफेयर, ये क्या किए कि जो भू सिद्धांत के उदाहरण है उसका नामक एक पुस्तक जो है उसका प्रकाशित कराए। और प्लेफेयर ने हट्टन के सिद्धांतों और जो भी निष्कर्ष जो निकलता था उसको बहुत ही रोचक भाषा में उसको क्या किया कि उसको लिख दिया, ठीक है, जो हट्टन ने बताया। उसके बाद क्या हुआ कि जो सर चार्ल्स लेपेल ने एक रूपतावाद के सिद्धांत को अधिक स्पष्ट करके उसको क्या कर दिया, अब सबके सामने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये जो है एक रूपतावाद का यही सिद्धांत है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। और एक और जो विचार है जो कि हट्टन का बहुत ही अच्छा विचार है, इन्होंने बताया था कि जो नदी और जो समुद्र है वो अपर्दन और निक्षेपण क्या हुआ है कि उसके द्वारा बनी है, मतलब अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा बनी है, जो भूआकृति का काफ़ी अवलोकन किया था। और हट्टन महोदय का ये भी विचार था कि जो नदियाँ हैं वो अपने घाटियाँ स्वयं अपर्दित द्वारा निर्मित करती हैं, और नदियों में अपना आकार के आपात से जो अपनी घाटी जो परिच्छेदिका बनाती हैं, वो छोटी या हो बड़ी हो, वो मुख्य नदी भी न तो केवल बहुत ऊंची घाटी द्वारा मिलती है और न ही बहुत नीचे घाटी द्वारा मिलती है। और इससे ये पूरा स्पष्ट हो गया कि जो नदी हैं, जितनी भी नदी हैं, वो जिस घाटी में बहती हैं, वो जो है नदियाँ जो है वो उन्होंने स्वयं निर्मित की है, मतलब खुद की निर्मित की है। और अपर्दन की जो ये क्रिया जो है क्रमशः ये क्या होती है, अपर्दन से ही तो होती है, और ये अपर्दन की जो क्रिया है वो क्या होती है, हमेशा चलती रहती है ना। और इसलिए जो घाटियाँ जो है इतनी गहरी पाई जाती हैं, क्योंकि हमेशा उसमें होती रहती हैं। क्योंकि देखिए हम बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि ये देखिए, कह रहा है कि मतलब घाटियाँ जो है क्या होती है, हमेशा मतलब अपर्दन की क्रिया है। अब कोई अपर्दन ऐसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपर्दन है, ये हमारा घाटी इतना गहरा है बस। अच्छा, अब ये जो इसका तल जो है, नीचे का तल चट्टी है, तो ये कटेगा धीरे धीरे, कटते 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 करते करते, और ये क्या होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, क्योंकि कट अपर्दन हो रहा है ना, तो अपर्दन होने की वजह से ये और धंसता जाएगा, कट मतलब अंदर गहरा, कहने का मतलब गहरा होता जाएगा, ठीक है। तो ये है एक रूपतावाद का एक सिद्धांत है जो को जेम्स हट्टन का ये है, ठीक है। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैं उसमें क्वेश्चन दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन वही है। देखिए, प्रश्न तीसरा है कि प्लेट किनारों के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित कीजिए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेट किनारों के विभिन्न प्रकारों को देखिए, यूलियर महोदय जो हैं ये इसको बताए थे कि ये प्लेट भूतल पर ग्रहण करती हैं, और प्रत्येक जितनी भी प्लेटें हैं वो अपने घूर्णन ध्रुव है ना, घूर्णन ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में भ्रमण करती है, ठीक है। ये जैसे कि ये हो गया, और इसका भ्रमण करती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह एक प्लेट अपनी संपस्त यानी कि समीपस्थ यानी कि पास में प्लेट से दूर होती जाती हैं और दूसरे के करीब आती हैं, मतलब एक तो दूर होती जाती है और एक क्या हो जाती हैं, एक करीब आती है, ठीक है। और ये जो परिणाम जो स्वरूप प्लेट के किनारों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। हमने प्लेट के बारे में जाना, ठीक है। अब हम जानेंगे जब इसको कि प्लेट कितनी प्रकार के होते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, प्लेट जो होती हैं 3 प्रकार की होती है, एक रचनात्मक प्लेट किनारा, और दूसरा विनाशात्मक प्लेट किनारा, और तीसरा संरक्षक प्लेट किनारा। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रचनात्मक यानी कि वहाँ पर रचना हो रहा होगा प्लेटों का। अच्छा, दूसरा है विनाशात्मक, मतलब कि यहाँ प्लेटों जो है आसपास में टकरा जाती होंगी है ना, सरक जाती होंगी तो विनाश होगा ही। और तीसरा है कि संरक्षित प्लेटें, मतलब कि एक दूसरे की सुरक्षा करती होंगी, नाम से ही पता चलता है। चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, रचनात्मक प्लेट को भूगोल की भाषा में अपसारी कहते हैं, या उसी को कहते हैं रचनात्मक प्लेट। ये जो होती हैं, ये जब दो प्लेटें जब विपरीत दिशा में अपसरित होती हैं तो अपसारी या संरचनात्मक किनारे कहलाते हैं। इसके फैलता जो है किनारे भी कहते हैं, और यहाँ एक नया स्थल मंडल बनता है, और ये समुद्र तल के फैलाव का स्थल है। चढ़ती सावाने की धाराओं की परिणाम स्वरूप अपसारी सीमा के सहारे दो प्लेटों विपरीत दिशा में क्रियाशील रहती हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब तनाव होता है तो स्थल मंडलों का कोई हिस्सा कमज़ोर होता है,
और वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर होता है तो वो अलग हो जाता है क्षेत्र, और बीच में जो लंबी दरार घाटी बन जाती है, ठीक है। और ये जो बढ़ती चली जाती हैं और बाद में नीचे से उठते जो मैग्मा होगा वो उसमें क्या हो जाती है, आके भर जाती हैं। और ये मैग्मा जब होगा वो ठोस रूप धारण करके घाटी के फर्श पर क्या हो जाती हैं, वो नया भूपटल निर्मित कर देती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये महाद्वीपीय प्लेटों नए सागर में जब सृष्टि हो जाती है, मतलब चली जाती है, तो अटलांटिक कटक दक्षिण, जिसको कंटक बोलते हैं, कटक, ये दक्षिण पश्चिम हिंदी महासागर कटक और चासवत कटक अपसरण की महत्वपूर्ण सीमा है, जिनके सारे ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो इस प्रकार की जो अपसारी किनारे जो होती हैं महासागरीय श्रेणी में समीप मतलब आसपास के देखे जा सकते हैं। और पास में भूकंप ज्वालामुखी घटनाएं भी सामान्य इसके वजह से होती हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत संरचनात्मक, ठीक है, एक दूसरे के क्या होती हैं, ये विपरीत जाके टकराएंगे तो क्या होगा, क्या होगा आपस में, दो प्लेटों में अगर टकराव होगा तब वो विनाश का रूप ले लेगा, ठीक है। तो हम विनाश के जानेंगे, अभी विनाशात्मक प्लेट के बारे में जानते हैं, चलिए। तो देखिए विनाशात्मक प्लेट को भी हम ना वो कहते हैं अपसारी कहते हैं, ठीक है। हम रचनात्मक को क्या कहेंगे, अपसारी, और विनाशात्मक को अभिसारी, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में अगर ऐसे दे देगा कि अपसारी प्लेट के बारे में लिखिए, किनारों के बारे में लिखिए, तो आपको घबराना नहीं है। अपसारी का मतलब होता है विनाशात्मक, और अप जहाँ पे लग जाएगा मतलब अप, वहाँ पे रचना आ जाएगी, ठीक है। और अभी, अभी का मतलब विनाश, विनाशात्मक किनारे, ये ध्यान रखना है। और संरक्षी को कहेंगे रूपांतरण भ्रंश, ठीक है। तो देखिए विनाशात्मक प्लेट का किनारा जो होती हैं ये उस अवस्था में होते हैं जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए एक प्लेट इधर और एक प्लेट अब एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, और इन किनारों के जो मेंटल में जो चलने जाने से इसका ह्रास होता है, मतलब कमी होता है। और अभिसारी किनारों में बनने वाली 3 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। एक 2 सागरीय प्लेट, एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट, तो और 2 महाद्वीपीय प्लेट। तो इस सब के बारे में उतना नहीं जाना है, बस इतना जानो कि सरासंतक प्लेट जो है वो 2 प्लेटें होती हैं जो कि विपरीत दिशा में, एक इधर चलती है तो एक इधर से चलती है, ये चीज़ ज़रा याद रखो, ये आपको याद रहेगा, ज़्यादा लेंथी आपको नहीं पढ़ना है। विनाशात्मक में क्या होगा कि अरे जब विनाश कब होगा, जब एक इधर से और जब एक इधर से आपका हो जाएगा, तो ठीक है, मतलब यहाँ पे जाके वहाँ पे आपका टकराव होगा तो वहाँ पे विनाश का रूप लेगा, ठीक है। असंरक्षी के बारे में जान लेते हैं सिंपल से। अच्छा देखिए रूपांतरित भ्रंश या उसी को कहते हैं संरक्षित किनारा, इसमें जो देखिए इसमें अलग ही होता है, क्योंकि जो दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें वो एक दूसरे की ओर नहीं बढ़ते हैं और ना ही एक दूसरे से अलग हटते हैं, जबकि क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ये पास से फिसलते हुए गुजर जाते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से, इस तरीके, ठीक, एक इधर से प्लेट आ रहा है और एक ये इधर हो जाता है और ये इधर से, ठीक है। तो ये फिसल गुजर जाते हैं और वहाँ पे मतलब ऐसे ही पता चल रहा है कि जब ये इधर चला जाएगा, ठीक है, एक प्लेट, और ये इसके ऊपर सीधा चला जाएगा, तो कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, विनाशात्मक भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब संरक्षी है ना, सुरक्षा कर रही है, ठीक है। तो यही गुजर जाती है तो वहाँ रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है, और इसके किनारे न तो पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कैलिफोर्निया में जो सान एंड्रियास भ्रंश प्रणाली ऐसे किनारों का सर्वाधिक सक्रिय उदाहरण है। भूकंपों का होना लेकिन ज्वालामुखी जो है क्रिया 9 के बराबर होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो है कुछ भी भूकंप नहीं भी ज्वालामुखी एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। रचनात्मक प्लेटें और विनाशात्मक प्लेटें और संरक्षित प्लेटें, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे 5वां प्रश्न, एक आदर्श पहाड़ी ढाल परिच्छेदिका सहारे क्रमिक ढाल के तत्वों को चिन्हित कीजिए। देखिए ढाल से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इसको दिखा भी दे रहा है आपको पेपर में, तो आपको लगेगा कि मैं अपने मन से प्रश्न लिखी हूँ, ठीक है, दिखा देती हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आदर्श पहाड़ी ढाल परिच्छेदिका के यहाँ पे के सहारे क्रमिक ढाल के तत्वों को चिन्हित कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न 5वां प्रश्न है, ठीक है, ये पेपर का प्रश्न है, देख लीजिए। अभी हमने प्लेट के किनारों के बारे में जाना और ये 5वां प्रश्न, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 5वां। तो इसका उत्तर है कि वुड एवं किंग के अनुसार किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख होते हैं जिन्हें ढाल के तत्व कहा जाता है। ढाल के सबसे ऊपरी भाग में उत्तल ढाल होता है, पहला क्या है, उत्तल ढाल। उसके बाद जो होता है वो मुक्त पृष्ठ ढाल होता है, और उससे जो नीचे यानी कि तीसरे नंबर पे होता है उसे कहते हैं सरल रेखीय ढाल, और सबसे जो नीचे होगा उसको कहेंगे नतोदर ढाल। ये याद करना पड़ेगा, 4 भाग जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये विभाजन परिच्छेदिका के रूप पर आधारित है, लेकिन इसमें धरातल आवरण शैल चूर्ण और प्रक्रमों को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है।
इस प्रकार ढाल के प्रमुख भाग या तत्व हैं, तो इसको पहले हम जानेंगे चारों भागों को कहाँ है कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए पहला है उत्तल ढाल। इसके निर्माण में देखिए इसमें क्या होंगे, इसके निर्माण में अपक्षय वो मृदा सड़पट दो प्रक्रम काम करते हैं। प्रक्रम का मतलब कोई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो प्रक्रम होता है। तो उसमें उत्तल ढाल में कौन 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 होगा, अपक्षय वो मृदा। ठीक है, दूसरा देखिए मुक्त पृष्ठ में देखिए उत्तल ढाल के नीचे दीवाल की भांति तीव्र ढाल होता है, ठीक है, दीवाल की तरह। अच्छा, तीसरा जो है सरल रेखीय ढाल। मुक्त पृष्ठ ढाल के नीचे यह एक सीधी रेखावाली ढाल है, रेखा वाला ढाल है, और इसे मालवा ढाल भी कहते हैं। ठीक है, मालवा ढाल। अच्छा, चौथा जो है नतोदर ढाल। इसमें क्या होता है कि परिच्छेदिका के सबसे निचले भाग में नतोदार या अवतल तत्व पाया जाता है। कालांतर में विस्तार से इसका ढाल कम होता रहता है, इसलिए इसलिए इसे क्षीय माड़ ढाल भी कहते हैं। कम होता है तो क्षीय माड़ ढाल भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अभी बहुत सारे प्रश्न कराने हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 6 है कि प्रवाह बेसिन अध्ययन के तीन तीन क्या है, हाँ, तीन प्रमुख पहलू क्या है। प्रवाह बेसिन के अध्ययन के तीन प्रमुख पहलू क्या है, तो वो पहलू क्या क्या है। देखिए, प्रवाह बेसिन के अंतर्गत वर्षा की मात्रा, भूमिगत जल वाष्पीकरण, ये सभी अनुमान तथा रेखीय पहलू। पहले क्या है, रेखीय पहलू। इसमें देखिए क्या होता है, सरिताओं की लंबाई। सरिताओं का मतलब क्या होता है, नदी होती है, तो उसका लंबाई, संख्या, श्रेणी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है पहलू क्या है, क्षेत्रीय पहलू। अच्छा, क्षेत्रीय पहलू में क्या है, बेसिन क्षेत्र, परिमिति, बेसिन आकार, है ना, आकार को देखा जाएगा। क्षेत्रीय में क्या, आकार, प्रवाह बेसिन का क्षेत्रफल, प्रवाह घनत्व, प्रवाह गठन, और उचावच पहलू की मतलब तीसरा जो है उचावच पहलू में देखिए उचावदर्शी तथा उचामिति विश्लेषण, ढाल, प्रवणता, घाटी, ये सभी उचावच की पहलू में होंगे। और क्षेत्रीय में जहाँ पे क्षेत्र की बात होती है, कितने इसका क्षेत्रफल है ना, कितना घनत्व है, इसका आकार कितना है, ये सभी किस में आएगा, क्षेत्रीय पहलू में आएगा। और प्रवाह बेसिन में क्या आएगा, प्रवाह बेसिन में भूमिगत जल वाष्पीकरण, है ना, इन सब का इसमें अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 6 प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।